आपको मरकजी हुकूमत से करना चाहिए। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि हाँ जी, अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उनका असर जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अफ़गानिस्तान में जो हुआ वो हमारे सामने है। इसका असर जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस सवाल का जवाब मरकज़ी हुकूमत के पास है, मेरे पास नहीं है। अल-कायदा की तरफ से थ्रेट आई है, हिज़्बुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन ने कहा है। मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं और मैंने आपसे कहा ना, ये सवाल आप मरकज़ की हुकूमत से करिए ना। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके बुनियाद पे मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। देखिए अब, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर महबूबा मुफ्ती साहिबा। 1 मिनट, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर महबूबा मुफ्ती साहिबा, nor was she speaking from a platform of the PAGD, nor am I an office bearer of the PAGD. I am here in my capacity as the J&K National Conference Vice President. If there is something you want to ask me about my party and my party's leadership, I'll be more than happy to answer. I am not answerable for anything Ms. Mufti says or does on her own party platform. Dr. Saab yesterday said that he regrets. Dr. Saab yesterday एक मिनट, आपको मौका मिला था ना। क्या कर रहा है यार, आगे क्यों एक से मुझे इनका सवाल सुनने दीजिए। क्या मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। पाइपलाइन privatization and monetization of the assets of the... Then I think it's important that you draw a distinction between privatization and monetization. Monetization is giving an asset on a lease, but not transferring the ownership of that asset. I see no reason why I should be opposed to a scheme that is looking to monetize an asset that is otherwise not being able to give me a suitable return. If these same assets were being privatized, I would then have questions to ask the government. But as far as monetizing an asset is concerned, if the ownership of that asset is not being transferred and the government is able to earn from an asset that is otherwise dead, why should I oppose it? I support any scheme that will allow the government to raise revenue without putting the burden on the everyday people. My opposition is to the heavily taxed fuel, the way you are taxing petrol, the way you are taxing diesel, the way every day gas cylinder prices are going up. I am opposed to that. I would not oppose a scheme that allows you to monetize an asset without transferring ownership of that asset. Yes, I hope that the process that is followed is a transparent one, that it is not only friends of the BJP that benefit from this scheme. There should be an open, transparent bidding process. Let those the people who succeed in that bid come forward. Let those assets be monetized and let the benefit of that come to the people of India. लेकिन आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सजाद लोन साहब को PAGD पे सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सजाद लोन साहब ने जिस तरह PAGD को छोड़ा और जिस तरह बहाना बना के उसको छोड़ा, इस बात के बावजूद कि उस इलेक्शन में उसकी पार्टी के लोगों ने भी PAGD के खिलाफ इलेक्शन में वो मैदान में उतरे, मुझे नहीं लगता है कि सजाद लोन साहब को कोई भी हक है PAGD से किसी तरह का सवाल करने का। लेकिन अब हम अभी लगभग 4 घंटे की मीटिंग कर चुके हैं जम्मू के साथियों के साथ। सारे सीनियर साथी हैं, पूरे जम्मू प्रोविंस के हमारे कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिसकी आवाज़ आज सुनी नहीं गई। और किसी भी एक साथी ने PAGD को लेके किसी भी तरह का
कोई खदशात जो है जाहिर किया। यहाँ तक कि PhD पे मेरे किसी साथी ने कोई बात भी नहीं छेड़ी। केंद्र सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो जल्द होंगे। आपको लगता है कि यूपी और पंजाब के चुनाव से पहले यहाँ पर चुनाव होंगे या हो जाने चाहिए? लगता है जनाब, चुनाव का फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथों है। इलेक्शन कमीशन जब यहाँ इलेक्शन कराने का फैसला करती है तो अच्छी बात है। हम तो 2019 में इलेक्शन की तैयारी करके बैठे हुए थे, क्योंकि तब तक हमारा असेंबली जो है वो ख़त्म किया गया था। जब इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराना चाहे करे। हमारा तो सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन से पहले हमें स्टेटहुड वापस कर दीजिए, बाकी लड़ाइयाँ हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। चाहे वो, मुझे ख़त्म करने दीजिए ना आप, चाहे वो 370 को लेके हो, चाहे जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसकी लड़ाई जो है हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। लेकिन जहाँ मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के होम मिनिस्टर सबों ने पार्लियामेंट में कमिट किया है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड वापस किया जाएगा, हम तो कहते हैं ना, अब नेक काम में देरी क्यों? आप इलेक्शन से पहले स्टेटहुड का ऐलान करिए, जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड रिस्टोर करिए और शौक से इलेक्शन कराइए ना, हमें क्या एतराज़ है? अगर नहीं होता तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है ना, मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। हाँ, ज़रूर एक एजेंसी के तरफ से ये खबर चली, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। कार्रवाई होती है उसके बाद मुझसे सवाल पूछिए। नहीं मिलता तो आप चुनाव लड़ेंगे ना, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं ना, मुझे 20-22 साल हो गए सियासत में। मैं अगर मगर सवालों का जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मगर सवाल का जवाब फिर अगर मगर में ही आपको मिलेगा। शुक्र है आपने ये सवाल किया। तो फिर मुझे बताइए ना, 5 अगस्त 2019 का मकसद क्या था? जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया था कि 370 ही एक रुकावट है और 370 के हटने के बाद यहाँ बेरोज़गारी का खात्मा होगा। लेकिन आपने खुद सवाल में कहा कि यहाँ बेरोज़गारी जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो फिर कहाँ गए वो रोज़गार के रास्ते? कहाँ गई वो एम्प्लॉयमेंट? कहाँ गया वो इन्वेस्टमेंट? यहाँ तक कोई बेचारे जो कमा रहे थे उनकी कमाई भी आपने छीन ली। यहाँ जम्मू शहर में अच्छी खासी कमाई जो है दरबार मूव के ज़रिए की जाती थी। ये तो हमें तस्लीम करना होगा कि फाइनेंशियली कश्मीर के ट्रेडर्स को दरबार मूव का इतना फ़ायदा नहीं होता था जितना जम्मू के ट्रेडर्स को दरबार मूव का फ़ायदा होता था। दरबार मूव को कर्टेल करने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू के ट्रेडरों को हुआ और वो सीधा 5 अगस्त 2019 का नतीजा था। तो मैं फिर मजबूर होता हूँ ये सवाल करने पे कि बताइए जनाब, 5 अगस्त 2019 का फ़ायदा पहुँचा किसको? अगर बेरोज़गारी नहीं कम हुई, अगर करप्शन नहीं कम हुआ, अगर के मतलब डेवलपमेंट, लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं है। आपने DDC के इलेक्शन कराए, कोई भी DDC का चेयरमैन आज मुतमईन नहीं है कि इलाके में काम हो रहे हैं। तो बताइए ना, 5 अगस्त के बाद आपने हासिल क्या किया? तालिबान के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आपको लगता है कि क्योंकि बहुत कह रहे हैं कि वो बदल गई है, क्या आपको लगता है एंगेजमेंट शुरू करनी चाहिए, उनके साथ मौका देना चाहिए? आप कहते हो एंगेजमेंट शुरू होनी चाहिए या नहीं? एंगेजमेंट तो कर रहे हैं। आप ये तो आज की खबर है कि कतर में आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि होना चाहिए? आप तो कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं उसे? मौका देना चाहिए उनको। देखना, सुनिए, either Taliban is a terror organization or it is not. Please clarify to us how you see the Taliban. Is the Taliban a terror organization? If it is not, will you move in the United Nations to have it delisted as a terror organization? Because right now you are presiding over the United Nations Security Council. If it is a terror organization, then how do you distinguish between Taliban and other terror groups? If it is not a terror organization, then please move in the United Nations to have it removed from that list of terror organizations. Let their bank accounts start functioning and let's not treat them differently.
But you can't have different yardsticks for different organizations. If they are a terror organization, why are you talking to them? If they are not a terror organization, why are you banning their bank accounts? Why are you not recognizing their government? Make up your mind what it is. I am not the decision maker, nor does my view matter to you. Last question and then I have to go. बीजेपी का कहना है कि वो 50+ जाएंगे। बीजेपी का ये कहना है कि अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं वो 50+ जाएंगे। एनसी का क्या स्टैंड रहेगा इस पे? एक मिनट, जम्मू कश्मीर का लेकिन आप मेरे पास अगर ऐसी जादू की छड़ी होती तो आपको नहीं लगता कि 5 अगस्त से पहले मुझे पता होता कि रियासत को क्या होने वाला है और मुझे खुद क्या होने जा रहा है? मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है ना आप जिसके बुनियाद पे मैं आप जिसको इस्तेमाल करके मैं आपको ये कह सकूं कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर ये है। बीजेपी कह रही है 50+ जाएंगे। बीजेपी कह रही है 50+ जाएंगे अगर असेंबली इलेक्शन होती है तो एनसी का क्या नारा रहेगा? अब हम नारों पे नहीं जाते, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। हमने अभी 50+, 45 तो क्रॉस किया नहीं था पिछले इलेक्शन में, तो 50 क्या उनका नहीं था मिशन? क्या था नंबर? मिशन 45। अब की बार 50+ है। 45 नहीं पहुंचे तो 50 क्या? पहले 50 पहले तो 45 आना चाहिए था उनको। 50 तो दूर की बात है। 370 पर रविंदर रैना ने कहा कि 370 की हड्डियां भी गंगा में विसर्जित कर दी गई हैं। अब ये जो सोच रहे हैं लोग कि हड्डियां गंगा में क्या विसर्जन हुए वो हमने कोविड के दौरान देखे ना। मुझे नहीं लगता है कि रविंदर रैना साहब या बीजेपी को इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ज़ख्म वो जो हैं वो अभी मतलब वो पूरी तरह से दे हैव नॉट हील्ड। हम वो तस्वीर भूले नहीं जिन लोगों ने मजबूरी और परेशानी में अपने रिश्तेदारों को गंगा के किनारे वहाँ रेत में दफन किया। ये बातें जो हैं ये रविंदर रैना साहब की मुंह से जचती नहीं है। पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जो कोविड के दौरान उन्होंने मुल्क में हालात पैदा होने दिए, फिर जाके 370 पे तबसरा करें। चले, थैंक यू।